हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का ज्ञान सागर से पाठ 14 बहू की विदा, जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी, का अध्ययन करेंगे। बहू की विदा पाठ एक एकांकी है जिसमें दहेज कम लाने वाली बहुओं की व्यथा क्या होता है, पीड़ा को मार्मिक ढंग से उभारा गया है। दहेज लोभी दहेज लेने के लिए किस सीमा तक गिर सकते हैं और उनकी अकल कैसे ठिकाने आती है, इसे इसमें रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के पात्र हैं जीवनलाल। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिसकी उम्र 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई है जिसकी उम्र 23 वर्ष है। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। निराशाजन्य क्या होता है? निराशा भरा, यानी कि उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही है, जैसे कि वह उदास है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? निर्णय क्या होता है? फैसला। जीवनलाल विदा नहीं होगी। प्रमोद हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसकर खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों, अर्थात उन्हें प्रमोद की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रमोद यह जानकर भी जीवनलाल अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। हृदय टूट जाना यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है दुख होना। जीवनलाल मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन स्वर में, दीन क्या होता है? अत्यंत ही विनम्र स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। सामर्थ्य क्या होता है? क्षमता। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी, यानी कि तुम्हारी क्षमता कम थी, तो तुम अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, यानी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। देना तो दूर की बात, यानी कि दहेज देना तो दूर की बात, बारात की खातिर, खातिर क्या होता है? सेवा सत्कार करना, किसी का आदर सत्कार करना भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी क्या होता है? जाति में, जिस भी बिरादरी के, जिस भी वर्ग के वो लोग होते हैं, जाति के वो लोग होते हैं, में जो हंसी हुई, हंसी होना क्या होता है? बेइज्जती होना। उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। करारी यानी कि जोरदार चोट का घाव आज भी हरा है, यानी कि उसकी जाति, उसकी बिरादरी के लोगों में उसकी जो बेइज्जती हुई, उस चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है, यानी कि मैंने ये फैसला कर लिया कि जब तक तुम इस घाव को भरने के लिए मरहम नहीं लगाओगे तब तक मैं आपकी बहन को विदा नहीं करूँगा। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद
दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे, यानी कि मरहम के रूप में उसने 5,000 रुपये नगद की डिमांड की, यानी कि मांग उसने की। प्रमोद, यह तो सरासर अन्याय है। सरासर क्या होता है? पूरी तरह से अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते जीवनलाल तो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। छोकरा क्या होता है? लड़का। आवारा क्या होता है? इधर उधर जाने वाला या इधर उधर घूमने वाला। प्रमोद, अपमान से तिल मिलाना क्या होता है? गुस्से में लाल होकर, यानी कि जब उसे लगा कि उसकी बेइज्जती वो कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आ गया। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं, यानी कि आपकी भी एक बेटी है। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गोरी की शादी की है। गोरी यानी कि उसकी जो बेटी है उसकी शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए, कि हमने इतनी खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। दंग रहना यह मुहावरे का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है हैरान होना। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया है कि जिसने भी देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। दर्द मिश्रित आवेश में, तुम मेरी बराबरी करोगे, यानी कि उसने प्रमोद से कहा कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद, जी। जीवनलाल, रमेश गया है गोरी को विदा कराने। जीवनलाल ने प्रमोद को बताया कि वह गोरी को लेने के लिए गया हुआ है। रमेश कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ ही देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? यानी कि जब तक आप मेरे घाव को भरने के लिए मरहम यानी कि 5,000 रुपये नगद नहीं दोगे तब तक मैं आपकी बेटी की विदा नहीं, आपकी बहन की विदा मैं नहीं करूँगा। प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? यानी कि आपकी भी वह कुछ लगती है, बेटी है, बहू है, जो भी है। जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू, यानी कि वो पहले जमाने से संबंधित है। उसकी सोच जो है वो पहले जो लोग थे वो बहू को बहू और बेटी को बेटी मानते थे, उसी तरह इसकी सोच भी उसी से मिलती जुलती है। वह बहू और बेटी में अंतर करता है। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गोरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, सहज क्या होता है? सामान्य या आराम से। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए गोरी के लिए झूला डाल रहा है लॉन में। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। घटा क्या होता है? बदली, यानी कि उदासी उसके मुख पर छाई हुई है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती। सिसकना यानी कि रोना। वह रोने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, यानी कि गीले, यानी कि उसका जो कंठ है वह भी गीला हो जाता है रोने के कारण। कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। यानी कि तुम यहाँ रो रही तो इस चीज़ का इन सब पर कोई असर नहीं है। कमला सिसकती हुई रोते हुए, भैया क्या?
प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा, यानी कि मैं 5,000 रुपये लेकर तुम्हारी यहाँ से विदा कराऊँगा। कमला, न समझने के ढंग से मरहम, यानी कि उसको समझ में नहीं आया कि किस मरहम की बात यहाँ पर प्रमोद कर रहा है। प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। गलेजे में घाव होना मुहावरे का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है कि दुख होना। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता न करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, व्याकुलता क्या होता है, बेचैनी से भरे हुए आग्रह करती हुई, प्रार्थना करती हुई, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सौभाग्य की सौगंध, सौगंध क्या होता है, कसम, साल 2 साल में विमला का ब्याह भी तो आपको करना है। विमला उसकी छोटी, कमला की छोटी बहन है, तो वह उसके बारे में कहती है तो कि आपको तो उसकी भी शादी करनी है। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम। कमला, मेरी चिंता आप न करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला गोरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। अखरेगी क्या नहीं कि महसूस होगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी ममता की मूर्ति हैं ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा? प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उसकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसकर। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा हूँ। कुशल क्षेम क्या होता है? राजी खुशी, यानी कि सुख संपन्न की मैं पूछ रहा हूँ। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है, मौन यानी कि चुपचाप वह रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है, दृष्टि यानी कि निगाह वो नीची कर लेती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस मैं दे देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी हुई है। मूर्तिवत क्या होता है? मूर्ति के समान निश्चल, यानी कि जिसमें कोई हलचल न हो। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस प्रकार उतावली होकर मैं गोरी की राह देख रही हूँ, राह देखना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इंतजार करना, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। यानी कि राजेश्वरी जो है वो एक औरत का जो दर्द होता है या एक माँ के जो दुख, जो दर्द होता है, वह उसको समझ रही है। एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझती है। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे।
कमर से कुंजियों का गुच्छा, कुंजी क्या होता है, चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है, यानी कि रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देखें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाला मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इज्जत वाले। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं है वह नाक मूंछ होते हुए भी नकटा है और मूंछ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, नेपथ्य क्या होता है, पर्दे के पीछे से हॉर्न की आवाज आती है। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के लिए घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घुसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी वापिस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रही हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक बोहों सिकुड़ी ही रह जाती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, शराफत क्या होता है, भद्रता या फिर सज्जनता। इंसानियत क्या होता है, मानवता। और वहाँ नाक बोहों सिकुड़ना क्या होता है, नाराज होना, यानी कि वो नाराज के नाराज ही रहते हैं। राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो, यानी कि आप पहले प्रमोद से कैसे बातें कर रहे थे वो आपको याद होना चाहिए। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम होगी। जीवनलाल अनसुनी करके, यानी कि उसने उस बात को नहीं सुना। मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तो तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। आंखें न खुलने का मतलब होता है कि समझ में न आना। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो, यानी कि आप जैसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ चाहते हो वैसा व्यवहार आपको किसी दूसरे की बेटी को भी देना चाहिए। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा न ही शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं। हाथ मलना यानी कि मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पछताना। सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएंगे। जीवनलाल रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो।
प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, प्रमोद ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने मुझे दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। यानी कि गौरी के ससुराल वालों ने जो उसको दर्द दिया है वह अब जो उसकी चोट थी उसके ऊपर मरहम का काम कर रही है। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला हर्ष के आंसू पोंछती हुई, हर्ष क्या होता है, खुशी के, प्रसन्नता के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से यानी कि जल्दी से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यवनिका क्या होता है, पर्दा गिरता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।